नमस्कार। आज की बात के एक और अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश और आज की बात में हम बात करने वाले हैं बदलते दौर में बदलते मॉनसून की। इस पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में मॉनसून का जो हाल हम और आप देख रहे हैं, उसके बाद मॉनसून के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मॉनसून का आखिर ये बदलाव जो प्रदेश में देखने को मिल रहा है उसकी वजह क्या है, जिसकी बाद प्रदेश में इस तरह के हालात, इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। मॉनसून की स्टडी को जानने के लिए आज इस कार्यक्रम में बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर एस रंधावा जी मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर रंधावा पर्यावरण विशेषज्ञ के तौर पर, ग्लेशियर्स की स्टडी के तौर पर, जियो हजार्ड्स के तौर पर करीब 30 सालों से भी ज़्यादा का स्टडीज़ का अनुभव रखते हैं, विशेषज्ञ हैं और बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी है इस विषय पर आज के इस कार्यक्रम में बात करने के लिए। साथ ही आप प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर भी हैं, रिटायर्ड हैं और अलग अलग क्षेत्रों में पर्यावरण से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उनके बारे में बहुत लंबा अनुभव रखते हैं, बहुत बेहतरीन जानकारी रखते हैं जो हमारे दर्शकों के लिए आज जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। इस कार्यक्रम में आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बहुत ही बेसिक सवाल के साथ कि आज के दौर में जिस तरह की तस्वीरें पर्यावरण को लेकर न सिर्फ हिमाचल प्रदेश में बल्कि ओवरऑल भी अगर मैं बात करूं सामने जो आ रही हैं, पर्यावरण संरक्षण जितना आसान बोलने में लगता है उतना ही मुश्किल आज के दौर में पर्यावरण को संरक्षित करना होता जा रहा है। इसके बेसिक कारण आप क्या देखते हैं, बेसिक फैक्टर्स इसके पीछे क्या है? एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन इतना ज़्यादा मुश्किल, इतना ज़्यादा टफ डे बाय डे क्यों होता जा रहा है? इसी से हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। देखिए, जो एनवायरनमेंट बेसिकली जो हमारा एनवायरनमेंट है जिसमें हमारे सारे लिविंग नॉन लिविंग सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो वो एक मेजर चैलेंज है आजकल माउंटेन एनवायरनमेंट, पर्टिकुलरली माउंटेन एनवायरनमेंट के लिए। तो उसके 3-4 मेजर रीजंस हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, दूसरा पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, तीसरा डिफॉरेस्टेशन है और चौथा हमारे जो डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत अफेक्ट कर रहे हैं और हमारे को ये वन बाय वन इनके ऊपर हमारे को जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या रीज़न है कि ये क्यों हमारा एनवायरनमेंट इतना चैलेंज, ये हमारा थ्रेट क्यों हमारे एनवायरनमेंट को। तो मेजर जैसे क्लाइमेट चेंज है। तो अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो क्लाइमेट चेंज बेसिकली होता क्या है कि ये हमारा जो टेम्परेचर्स है, ग्लोबल टेम्परेचर्स, आज सबको पता है कि हम टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं। और ये क्यों बढ़ रहा है? बेसिकली ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग में जो हमारी ग्रीन हाउस, जो मेजर रीज़न है उसका, वो ग्रीन हाउस गैसेज की जो कंसंट्रेशन है, पर्टिकुलरली जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, इनकी जो कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ कर रही है पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। मींस आप कह सकते हैं 1970s के बाद इनकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ठीक है। और अब जो हमारी जो रेडिएशन जब अर्थ के ऊपर पड़ती है तो उस पे से कुछ एक पार्ट जो है वो ये गैसेज उस एमिटेड रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि जो हमारा अर्थ प्लैनेट है वो गर्म हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर हम पिछले 1970s की बात करें तो जो हमारा टेम्परेचर है वो 0.2 डिग्री सेल्सियस जो है पर डिकेड जो है वो बढ़ा है। और अगर हम इस डिकेड की बात करें, 2010 से लेके 2020 तक की बात करें, तो ये हॉटेस्ट डिकेड माना गया है एज पर द लिटरेचर अवेलेबल। क्या यही वजह है जो आप टेम्परेचर की बात कर रहे हैं? क्या यही वजह है कि जो क्लाउड बर्स्टिंग के इंसिडेंट्स आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ सालों में, इसी की वजह से आ रहे हैं या इसके कुछ और मेन रीजंस आप देखते हैं? और क्लाउड बर्स्टिंग एक्चुअली है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में भी विस्तार से दर्शकों को बताएं। देखिए, जो क्लाइमेट चेंज है अक्रॉस द वर्ल्ड हो रही है, ठीक है। आर्कटिक में हो रही है, अंटार्कटिक में हो रही है, नॉर्थ पोल में हो रही है। तो वहाँ पे जो विजिबल इफेक्ट्स हैं आपको दिख रहे हैं कि वहाँ की जो अंटार्कटिक आइस शीट जो हमारी मेल्ट हो रही हैं, कम हो रही हैं, आइस एरिया हमारा कम हो रहा है। जब हम हिमालयस की बात करते हैं तो हमारा जो हिमालय है वो बहुत ही यंगेस्ट माउंटेन्स हैं इन द वर्ल्ड, ठीक है। एंड स्टिल दे आर इन द बिल्डिंग फेज, यानी कि करीब 5 mm हर साल जो है उनका जो साइज जो है वो, हाइट जो है उनकी बढ़ रही है।
तो हमारे जो स्लोप्स हैं वो बहुत ही फ्रेजाइल हैं, यंग माउंटेन्स हैं, जिसकी वजह से जो हमारा यहाँ का क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, विजिबल है इन दी फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जो आजकल हम देख रहे हैं कि या तो बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है या बहुत कम बरसात होती है या फिर ड्राउट होता है। तो इस तरह की चीज़ें, अनयूजुअल वेदर फिनोमेना जो आपको देखने को मिलते हैं। और जैसे आपने बताया कि ये क्लाउड बर्स्ट क्या होते हैं, क्या होता है कि जब ये हमारी जो साउथ वेस्ट मानसून्स आती हैं, समर मानसून जो होती हैं, तो जब ये अरेबियन सी से चलती है, तो जैसे आपको बताया कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है और पिछले दशक में बहुत ही करीब 1.47 जो है, अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो 1.47 जो है टेम्परेचर जो है वो बढ़ा है हमारी अर्थ का, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, वार्मिंग हो रही है, तो नेचुरली ओशंस का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है। ओशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इवेपोरेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जब इवेपोरेशन हो रही है तो जो साउथ वेस्ट मानसून्स होती हैं वो अपने साथ जो है वो ज़्यादा मॉइस्चर लेके आ रही हैं, ठीक है। फिर जब वो ट्रैवल करती हैं तो हमारे जो पहाड़ी राज्यों में पहुंचती हैं, माउंटेन्स में पहुंचती हैं, तो हिमालय जो है एक एक्ट करते हैं एज ए बैरियर टू, दे डज नॉट अलाउ टू पास द मानसून वेव्स, ठीक है। परंतु जो हमारी यहाँ की ओरोग्राफी है, जो हमारी की टोपोग्राफी है, आपको पता है कि हमारे प्लेन्स भी हैं, बहुत डीप वैलीज भी हैं, रिजेस भी हैं, तो वहाँ पे जब वो आती हैं मानसून वेव्स जब आती हैं, तो जब वैली में क्या होता है कि जो ओरोग्राफिक कंट्रोल होता है, तो वो जब वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कि जो हमारे ओरोग्राफिक कंट्रोल की वजह से जो मॉइस्चर लेडन एयर जो है वो ऊपर उठती है, जो वहाँ पे ओरोग्राफी है उसको ऊपर उठाती है। जब ऊपर उठाती है तो वो क्या होता है कि वो थोड़ा हैवी होती जाती हैं और उनमें मॉइस्चर कंटेंट जो बढ़ता जाता है और वो क्लाउड फॉर्मेशन जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनाती है, जो कि बहुत ही टेंडेंसी होती है उनमें पानी बरसाने की, या आप कह सकते हैं एक बहुत ही रेनफॉल करते हैं, जो हम कह रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, तो मीन्स करीब 1 घंटे में 100 mm बारिश, एक बहुत ही लोकलाइज्ड कंडीशंस में बारिश होती है। तो जब वो ऊपर उठती हैं, अपलिफ्ट होता है उनको, तो जब ऊपर की एयर ठंडी होती है, जब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जब उनका रेन साइज जो बड़ा हो जाता है, हैवी हो जाती है, तो एकदम वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बारिश करती है, जिसको हम क्लाउड बर्स्ट कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी प्रेसिपिटेशन हो रही है विद इन ए शॉर्ट टाइम पीरियड और बहुत ही लोकलाइज्ड एरियाज़ में। तो जो मेन फैक्टर है हमारा जो क्लाउड बर्स्ट का, वो है हमारी टोपोग्राफी, और जो हमारे रिजेस या वैलीज़ में हैं वो वहाँ पे इस तरह के आपको इंसिडेंट्स आपको देखने मिलेंगे। और कुछ एक ओवर द पीरियड, अभी हम अगर रिसेंट पास्ट की बात करें तो इस तरह की जो इंसिडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ये मेन रीज़न इसका जो है क्लाइमेट चेंज ही है, जो वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से मॉइस्चर ज़्यादा आ रहा है, मॉइस्चर लेडन जब एयर आ रही है तो वो इस तरह की इवेंट आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो इसकी वजह से बारिश ज़्यादा होती है तो बाढ़ की स्थिति बन जाती है, नदी नाले एकदम उफान पर आ जाते हैं। लेकिन एक और चीज़ हमें जो देखने में आ रही है, अब लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पहाड़ के पहाड़ धंसते चले जाते हैं। अभी हाल ही में मंडी का पूरा ज़िला, चाहे वो सराज का एरिया हो, थुनाग का हो, जंजैली का हो, करसोग का हो, मैक्सिमम जगहों पर पूरे गांव गायब हो गए हैं, पहाड़ के पहाड़ गायब हो गए हैं। जो पहाड़ हैं वो इतने अनस्टेबल क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि मानसून का असर तो हम देख रहे हैं, लेकिन ज़मीन तो वही है। ज़मीन इतनी कमज़ोर क्यों हो रही है? इतना ज़्यादा पहाड़ों को इतना ज़्यादा वल्नरेबिलिटी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? अब इसके पीछे क्या आप वजह मानते हैं? देखिए, इसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण है, जैसे आपने लैंडस्लाइड कहा, आपकी हमारे जो स्लोप्स एकदम पहाड़ के पहाड़ चले जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा कारण है जियोलॉजिकल। तो आपको पता है कि जो माउंटेन्स, हिमालयस कैसे बने थे, ये पहले एक ग्रेट पैंजिया होता था, फिर एक ड्रिफ्टिंग हुई, और हमारा जो अर्थ क्रस्ट है वो बहुत सारी प्लेटों से बना हुआ, छोटी बड़ी प्लेटों से बना हुआ है, ठीक है। करीब 15 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। जो प्लेट्स हैं वो नीचे मोल्टन है, और ऊपर जो सॉलिड अर्थ क्रस्ट जो करीब 100 किलोमीटर तक होता है, वो प्लेटें जो है आपस में टकराती हैं, ठीक है। जब टकराती हैं तो वो मूवमेंट में होती हैं, और कोई प्लेटें जो है एक दूसरे से टकराती हैं, तो हिमालय बने थे, ठीक है। जब हिमालय बने तो जो हमारी इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा रही है, वो उसके नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो रही है। तो हमारा जो हिमालयस हैं वो बिकॉज ऑफ दिस टेक्टोनिक मूवमेंट्स वो दे आर इन अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है।
यानी कि वो बहुत ही स्ट्रेस है, बहुत ही एनर्जी, तो अंडरनीथ जो 100 किलोमीटर तक बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस स्ट्रेन डेवलप हो रहा है वहाँ पे, जिसकी वजह से आप अर्थक्वेक भी होते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक भी इसी की वजह से होते हैं। या फिर जब हमारे ये पहाड़ जो बने थे, तो हमारे जो पहाड़ों की संरचना है, जो वहाँ पे अलग अलग तरह की रॉक्स हैं। आप देखते हो कि जैसे आप पहाड़ों में एंटर करते हैं नीचे पंजाब प्लेन से, कहीं आपको बालू पत्थर मिलेगा जिसको हम कॉन्ग्लोमरेट मिलते हैं, या फिर कहीं आपको सैंडस्टोन मिलेगा, फिर क्लेज मिलेंगे। फिर जैसे जैसे आप ऊपर आते जाओगे, जैसे शिमला या मंडी या कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आप आते जाओगे, तो आपको अलग तरह की जियोलॉजी मिलती जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ये अलग अलग तरह की जियोलॉजी है, वो अलग अलग तरीके से बिहेव करती हैं। कहीं वो उनकी पोरोसिटी ज़्यादा है, परमेबिलिटी ज़्यादा है, फ्रेजाइल हैं, तो वो अलग अलग कंडीशंस में बिहेव करती रहती हैं। तो जो सेस्मिसिटी की वजह से हमारे जो स्लोप्स हैं वो भी अंडर स्ट्रेस हैं, वो भी फ्रेजाइल हैं काफ़ी। दूसरा जो पहाड़ी जो हमारे ये जियोलॉजिकल, अगर हम बात करूं जियोलॉजिकल टर्म्स में बात करूं, तो जो हमारे पंजाब प्लेन्स को और पहाड़ों को बांटती है, पहाड़ियाँ जो बांटती हैं, वहाँ पे सबसे पहले आपको मिलते हैं हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट, ठीक है। जैसे हम ऊपर आते हैं तो हम आपको मेन बाउंड्री थ्रस्ट मिलते हैं, थोड़ा हम और ऊपर चलते हैं तो हमारे को मेन सेंट्रल थ्रस्ट मिलते हैं। तो जो हमारा जो हिमालय का क्षेत्र है, वो ये बहुत सारे थ्रस्ट हैं, वहाँ पे फॉल्ट हैं। तो अलोंग द थ्रस्ट क्या होता है कि जो बहुत ही फ्रेजाइल होता है, अंडर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है वहाँ पे, ठीक है। तो जिसकी वजह से वहाँ की जो लिथोलॉजी है या सॉइल है बहुत फ्रेजाइल होता है, और वो वहाँ पे काफ़ी आपको इरोजन मिलता है, लैंडस्लाइड देखने को मिलेंगे। तो उस तरह से क्या हो रहा है कि वो सारी चीज़ें आपको पहाड़ों में ये देखने को मिलती है। तो जियोलॉजी एक मेजर रीज़न है, वहाँ की जो जियोलॉजी या जो टेक्टोनिक फीचर्स हैं वो इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं कि लैंडस्लाइड हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, वहाँ की जियोलॉजी है तो कैसी है, सॉफ्टर रॉक्स हैं, हार्ड रॉक्स हैं, फ्रेजाइल तो नहीं है ज़्यादा, वो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा आपने बोला कि आपके जो स्लोप्स हैं वो बहुत फ्रेजाइल हो गए हैं, तो उसका मेन रीज़न है कि जो हमारा स्लोप्स के ऊपर जो है डेब्रिस कवर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डेब्रिस कवर जो ऊपर से इरोड होके मटेरियल आता है, वो वेदरिंग से होके आता है, वो वहाँ पे स्लोप्स के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। जो डिपॉजिट हो रहा है, तो जो लूज मटेरियल होता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जैसे मैंने बताया कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो वो बहुत ही सैचुरेट हो जा रहे हैं, ओवर सैचुरेट हो रहे हैं। आपने 2023 में भी देखा है, 2024 में भी देखा है, अब 2025 में भी आपने देखा कि हमारे स्लोप, बहुत सारे स्लोप जो कि पहले स्टेबल होते थे और बहुत वो अब अनस्टेबल हो गए। अब ये बहुत मुश्किल हो गया कहना है कि स्लोप स्टेबल है कि नहीं है। तो उसकी वजह से जो ओवर सैचुरेशन की वजह से वो वहाँ पे पोरोसिटी और परमेबिलिटी इतनी ज़्यादा अपर एरियाज में है वहाँ स्लोप्स में, कि वो पूरे के पूरे स्लोप जो है वो डेब्रिस स्लाइड में कन्वर्ट होके वो पूरे के एरिया को वो डीएक्टिवेट कर रहे हैं। एरिया का आपने जिक्र किया, जियोलॉजिस्ट के तौर पे, जियो हज़ार्ड्स की स्टडी के तौर पे बहुत लंबा 3 दशकों से भी ज़्यादा का अनुभव आपके पास है। कौन से एरियाज़ हैं वो हिमाचल प्रदेश के, या फिर अगर पड़ोसी राज्य भी आप देखते हैं, हिमालयस की जो रेंज है पूरी, उसमें कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो आपको लगता है कि लैंडस्लाइड्स के लिए या लैंड वल्नरेबिलिटी के लिए जो सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हैं, बहुत ज़्यादा? क्योंकि मंडी का हाल हमने देखा, कुल्लू का हाल हमने 2023 में देख लिया था, इस बार जो है मंडी के बहुत सारे इलाके इसकी चपेट में आए हैं। तो उन एरियाज़ को क्या आप स्पेसिफाई कर सकते हैं जहाँ पे इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं हिमालयन की रेंज पे, जो खासकर हिमाचल या उत्तराखंड या और भी अगर आपको लगता है स्टेट्स? तो देखिए, अगर हम लैंडस्लाइड की बात करें तो लैंडस्लाइड में जियोलॉजी या लिथोलॉजी का मेन डोमिनेंट रोल रहता है। लैंडस्लाइड को वही जियोलॉजी ही कंट्रोल करती है, ठीक है। दूसरा कंट्रोल करते हैं जो मैंने आपको थ्रस्ट बताए हैं, एमबीटी, एचएफटी या एमसीटी। इसके अलावा बहुत सारे थ्रस्ट हैं जो कि ट्रांसवर्स टू द हिमालयन ट्रेंड है, तो वो उनके लॉन्ग जितने भी एरियाज होंगे तो वो एक्टिव होंगे फॉर सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि लैंडस्लाइड आने के लिए। दूसरा जो अब हम जैसे पंजाब प्लेन से हम हमीरपुर, ऊना वाला एरिया देखें जहाँ पे सैंडस्टोन वगैरह हैं, वहाँ पे थोड़े से लैंडस्लाइड के आने के कम चांसेस रहते हैं। एटलीस्ट जहाँ पे प्लेनर सर्फेसेज हैं वहाँ पे थोड़े बहुत लैंडस्लाइड मिलेंगे आपको। परंतु जैसे जैसे आप अपर लेसर हिमालयज में आते हैं, जैसे कि मंडी में हो गया,
शिमला में हो गया, कुल्लू में हो गया या चंबा में आप एंटर करते हैं तो आपको लैंडस्लाइड जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे जो रॉक्स इस तरह की बहुत ही फ्रैक्चर्ड रॉक्स हैं, ठीक है, जैसे मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, आपको वहाँ पे सिस्ट वगैरह मिलेंगे सारे। तो वो एक जब उनको पानी लगता है तो एकदम से वो स्लोप जो है वो फेल हो जाते हैं, ओवर सैचुरेशन की वजह से वो स्लोप जो फेल होते हैं और लैंडस्लाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है डॉक्टर रंधावा, बाय द टाइम्स हमने देखा है कि हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं बहुत ज़्यादा एडवांस हुई हैं। ख़ासकर अगर मौसम विज्ञान की मैं बात करूं, प्रेडिक्शंस बहुत ज़्यादा सटीक होते चले गए हैं, हालांकि अभी भी उसमें बहुत एक गैप हम देखते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस तरह के जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं उनको कम से कम प्रिडिक्ट कर पाएँ, थोड़ा बहुत ही सही, और अगर कर पाएँ यानी कि उसका जो नुकसान है, जो अफेक्ट रहता है, जो इम्पैक्ट पड़ता है, कम से कम उसे मिनिमाइज़ करने की हम कोशिश कर सकते हैं? तो क्या इस एडवांस टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे आप ऐसा स्कोप देखते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शंस पॉसिबल हो पाएँ? देखिए, इस प्रोडक्शंस पॉसिबल हैं। आपको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में काम करना होगा, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना होगा। आपको एक तो अपने हिमाचल का या अपने एरिया का एक पूरी साइंटिफिक वे से इन्वेस्टिगेशंस करनी होगी। आपको पता लगाना होगा कि कौन कौन से एरियाज़ एक्टिव हैं, कौन कौन से एरियाज़ डोर्मेंट हैं, यानी कि एक्टिव नहीं है, ठीक है। एक तो ये चीज़ बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल पैरामीटर्स आप ये पता कर सकते हैं। तो उस दूसरा, आप जो अर्ली वार्निंग की बात कर रहे हैं कि हम पता लगा सकते हैं, हम जो हमारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं उनका हम पता लगा सकते हैं। हमारे को जो अपना अर्ली वार्निंग मेट्रोलॉजिकल नेटवर्क है उसको हमारे को एनहांस करना होगा। जितनी हमारी ऑब्जर्वेटरीज हैं उसको थोड़ा उसका स्केल कम करके उसको माइक्रो स्केल तक लाना पड़ेगा। हमारे को ऑब्जर्वेटरीज की उनकी जो इंटेंसिटी है उनकी बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हमारे को माइक्रो लेवल तक हमारे को इन्फॉर्मेशन आ सके कि कहाँ कहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स कैसे हैं। तीसरा, जो हमारी जो डॉपलर राडार्स हैं, ठीक है, जिनसे पता चलता है कि क्लाउड फॉर्मेशंस कैसे हो रही हैं, क्या उन कहाँ पे कैसे उनका ट्रेंड क्या है, वो उनकी इंटेंसिटी भी आपको बढ़ानी पड़े। अभी तक हिमाचल में जैसे 3 डॉपलर रडार्स लगे हैं, तो हमारे उनकी इंटेंसिटी जो बढ़ानी पड़ेगी, हमारे को और डॉपलर रडार्स लगाने पड़ेंगे, ताकि हम पता लगा सकें कि क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो किस एरिया में ज़्यादा हो रही है, आपको वो पता चल सके कि फिर क्लाउड बर्स्ट कहाँ होने वाला है। परंतु फिर भी जो हमारे टोपोग्राफिकल कांस्टेंट रहेंगे, अगर हम डॉपलर रडार भी लगाएंगे तो कई दफ़े क्या होता है कि रडार जो हमारी टोपोग्राफिकल जो रिलीफ होता है उसकी वजह से कई दफ़े वो रडार में भी थोड़ा सिग्नल आने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, और आपको थोड़ा इतना अर्ली वार्निंग नहीं मिल पाती है, टाइम विंडो थोड़ा कम मिलेगा टू इशू वार्निंग। परंतु फिर भी आप काफ़ी हद तक आप उस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो किस एरिया में कहाँ ज़्यादा हो रही है, अगर हम डॉपलर रडार्स की इंटेंसिटी पूरे हिमाचल में बढ़ाएंगे, ताकि हम अर्ली वार्निंग की तरफ बढ़ सकें। सर, आप प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर के तौर पर जब सेवा में थे, वर्किंग थे, करीब करीब ग्लेशियर्स की स्टडी के लिए आपका अच्छा खासा आपका अनुभव रहा है, स्पेशलाइज्ड जानकारी आपके पास रही है। सिर्फ ग्लोबल टेम्परेचर का बढ़ना ही एक फिनोमेना है जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और उसका ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, या इसके और भी कई कारण आप देखते हैं? और उन ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से जो या फिर आप नदियों का स्तर देखें या फिर आप दूसरे ऐसे कारण देखें, कितना इम्पैक्ट वो जियोलॉजिकल जो आज की हमारी सिचुएशन है उसको कर रहा है, और जियो हज़ार्ड्स पर भी आपने अच्छी खासी स्टडी की है, दोनों में क्या आप एक रिलेशन कितना देखते हैं? देखिए, जहाँ तक ग्लेशियर्स की बात है, हमने हिमाचल के ग्लेशियर्स में बहुत काम किया है। लगभग 93 से हमने हिमाचल के ग्लेशियर्स में काम करा है, और लगभग सभी बेसिन्स में हमने काम करा है। तो जितना हमारा एक्सपीरियंस रहा, हमने देखा कि ग्लेशियर जो हैं हिमाचल के, दे आर इन द रिसीडिंग फेज, मतलब वो कम हो रहे हैं, और उसका मेन कारण है ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर। और ये स्टडी भी कहती है कि जो माउंटेन का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दी प्लेन्स। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जब हमारे हाई लैटिट्यूड्स पे जो ग्लेशियर्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ग्लेशियर जो है वो डायरेक्ट इंडिकेट करते हैं कि आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और वो मेल्ट होते हैं। तो जब मेल्ट होते हैं तो वो अपना जो आइस मास होता है वो कम हो रहा है, और उनकी जो एरिया, ग्लेशियर एरिया कम हो रहा है। दूसरा, जब ये इस तरह के जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ रहे हैं, तो हमारे सर्दियों में भी जो बर्फ़ जो है वो कम पड़ रही है, ठीक है। जो हमारे पीक विंटर मंथ्स हैं,
तो वहाँ पे बर्फ़ ना पड़ के अब जो लेटर विंटर है, जैसे फरवरी हो गया, मार्च, इवन अप्रैल में भी आपको स्नोफॉल देखने को मिलता है। तो उसका एक मेजर इम्पैक्ट यही है कि जो बर्फ़ लेटर आप में पड़ती है वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं करती है, और ग्लेशियर के जो अकोमोलेशन एरिया है वो इतना ज़्यादा उसको बेनिफिट नहीं रहता है कि ग्लेशियर की हेल्थ को वो पॉजिटिव करे कि अच्छा बिहेव करे, लॉन्ग रन तक वो सस्टेन करे। तो इस तरह के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, और ग्लेशियर्स का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तीसरा एक और मुख्य कारण है इसका, जो आपने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मैंने कहा कि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, तो जो ब्लैक कार्बन है, कार्बन एमिशंस हैं, अब जो माउंटेन्स में कार्बन का जो एमिशन होता है वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कार्बन जो जब अपर एटमॉस्फेयर में ट्रांसपोर्ट करता है, तो जो हमारे हाई एल्टीट्यूड्स में ग्लेशियर जो है वो वहाँ पे डिपॉजिट होता है, चाहे वो कहीं और से माइग्रेट होके भी आ रहा है, या फिर जो लोकल माइक्रो लेवल का जो कार्बन है वहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है। तो ग्लेशियर जो हमारे वहाँ पे ब्लैक बॉडी और एल्बिडो जो उनकी हुआ वो बढ़ रही है, मीन्स वो मेल्टिंग रेट को वो फास्ट कर देते हैं। तो क्या यही रिजल्ट कर रहा है ग्लॉस थ्रेट्स में भी? क्योंकि ग्लेशियर्स में जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में झीलें बन जाती हैं, ये ग्लॉस थ्रेट का फैक्टर क्या है और ये कितना इम्पैक्ट कर रहा है जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज हैं, या फिर ओवरऑल जो आपका एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन की जो मुहिम है? आने वाले टाइम में अभी भी हमने जैसे पिछले 3 दशक से हिमाचल के ग्लेशियर, मैंने आपको बताया कि बहुत काम किया है, और एक नया फिनोमेना ये ग्लॉफ, जिसको बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। आपने अभी हाल ही में 2023 में देखा था सिक्किम में लेक फटी थी, करीब 700-800 करोड़ का नुकसान हुआ था, पूरा का पूरा पावर प्रोजेक्ट चला गया था। फिर आपने 2013 में केदारनाथ ट्रेजेडी देखी थी, फिर उसके बाद 17-18 में एक और ट्रेजेडी हुई थी अपने उत्तराखंड हिमालय में, तो वहाँ पे भी लेक बस्ट का हुआ था। तो इसी तरह की लेक्स जो हैं हिमाचल में भी बन रही हैं, और इनकी जो इंटेंसिटी है, नंबर जो है वो हर साल बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्यों ये बढ़ इसलिए रहा है कि क्योंकि जब ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, तो ग्लेशियर के साथ के बहुत ज़्यादा मोरेनिक मटेरियल होता है, वो वहीं पे आइस तो मेल्ट हो जाती है, और मोरेनिक मटेरियल जो वहीं पे डिपॉजिट हो जाता है। तो ग्लेशियर की स्नोट जो एक ग्लेशियर का आगे वाला हिस्सा होता है, वो वहाँ पे वो डिपॉजिट होने के पानी को वो रोक देते हैं, और टेम्परेरी लेक्स बन जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं मोरेन डैम्ड ग्लेशियर लेक्स। यानी कि जो मोरेन की डैमिंग की वजह से लेक्स बन रही है, उसको हम मोरेन डैम्ड ग्लेशियर लेक्स बोल रहे हैं। तो वो जो उनका जो नंबर है वो हर साल बढ़ रहा है, और बहुत सारी लेक्स जो हैं हिमाचल में बड़ी हुई हैं, जिनका जो एरिया है जो 10 से हेक्टेयर से भी ज़्यादा है, और 5 से 10 हेक्टेयर में भी बहुत सारी, पर जो छोटी वाली लेक्स है जिनका एरिया लेस देन 5 हेक्टेयर है, उनका नंबर बहुत ज़्यादा है। तो वो डायरेक्टली इंडिकेट्स कि जो क्लाइमेट का इफ़ेक्ट जो है, या ग्लोबल वार्मिंग का जो इफ़ेक्ट है, वो ग्लेशियर्स के ऊपर कितना पड़ रहा है, जिसकी वजह से छोटी छोटी लेक्स जो जिनका एरिया जो लेस देन 5 हेक्टेयर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और आने वाले टाइम में ये जो एक थ्रेट हो सकती है, एक नया चैलेंज है माउंटेन एरियाज़ को फेस करने के लिए बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और डाउनस्ट्रीम एरियाज़ को भी अफेक्ट कर सकता है? बिल्कुल अफेक्ट करेगा, क्योंकि जब ये लेक फटती है तो अपने साथ बहुत सारा पानी लाती है। अब जैसे हिमाचल में सबसे बड़ी लेक, अगर हम जहाँ तक हमारा अपना एक्सपीरियंस है, वो है गिपंगत ग्लेशियर लेक। ये लाहौल स्पीति में है, और इसका एरिया जो है करीब 110 हेक्टेयर है, और 1975 में इस लेक का एरिया जो था वो करीब 27 हेक्टेयर था, ठीक है। तो 27 हेक्टेयर से लेके 110 हेक्टेयर तक ये लेक जो है वो बड़ी है। तो लेक जो बड़ी मतलब ग्लेशियर उतना एरिया जो है ग्लेशियर का वो मेल्ट हो गया है। 27 से 110 हेक्टेयर, ये विंडो बहुत बड़ी विंडो है। तो इस तरह की बहुत सारी लेक्स हिमाचल में आ रही हैं, जिनको मॉनिटर करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक मेजर थ्रेट है। इसके साथ साथ ग्लेशियर लेक्स के साथ साथ जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपने अभी पीछे अखबारों में पढ़ा होगा कि लाहौल स्पीति में बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पे वो धंसने की प्रॉब्लम आ रही है। तो एक टेम्परेचर जहाँ पे परमाफ्रॉस्ट एक न्यू एरिया है जो जहाँ पे पुरानी आइस होती है। जब टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो राइस भी जो मेल्ट होगी, तो जहाँ पे घर हैं या और कोई आपके हैबिटेशन है वो सारी सिंक करेगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो आने वाले टाइम में जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आपको परमाफ्रॉस्ट के
भी एक नया एरिया इमर्ज हो रहा है जो कि मेजर चैलेंज है फॉर द माउंटेन एरियाज। एक आखिर में बहुत छोटा सा सवाल, डेवलपमेंट पे सवाल उठते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितना भी डेवलपमेंट ज़रूरी है किसी भी एरिया को और ज़्यादा विकसित करने के लिए, चाहे वो पहाड़ हो चाहे वो मैदानी इलाके हों, उसको बहुत बड़ी वजह माना जाता है क्लाइमेट चेंज के लिए भी और पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है उसके लिए भी। तो आपको लगता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण दो अलग अलग रास्ते हैं, या फिर इनको आपस में सामंजस्य के तौर पे भी एक आपस में इसमें कुछ जो आपको लगता है कि कॉम्बिनेशन के साथ अगर चलें तब भी पर्यावरण को जो है संरक्षित किया जा सकता है, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व किया जा सकता है? देखिए, हमारे को डेवलपमेंट भी करनी है, साथ में हमारे को अपने एनवायरनमेंट को भी बचाना है, तो दोनों को चीज़ों को कंपैटिबल लेके चलने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको मैंने जैसे पहले भी बताया कि आपको साइंटिफिक वे में, ऑर्गेनाइज वे में काम करने की ज़रूरत है। आपको एक साइंटिफिक मैनेजमेंट चाहिए आपको कि किस तरह से हमारे को किस एरिया में किस तरह की ज़रूरत है, वहाँ पे हमारे को क्या इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है ताकि एनवायरनमेंट को मिनिमम छेड़छाड़ हो। तो आपको ये सारी चीज़ें एक वहाँ की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी है कि वहाँ पे अगर आप कोई भी किसी एरिया में कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको देखना कि आपको लो लाइंग एरियाज़ में कोई डेवलपमेंट नहीं करनी है। नदी नालों के साथ कोई डेवलपमेंट नहीं करनी है, क्योंकि जितना भी नुकसान होता है वो जो हमारे फ्लड प्लेन होते हैं या टेरेसेस होते हैं, यानी कि जो नदियाँ जब पुराना अपना रास्ता बदल लेती हैं फिर दूसरे रिवर शिफ्ट करते रहते हैं अपना को, वहाँ पे होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ आपकी थोड़ा नदियों से परे हट के हो। तो एक तो ये, दूसरा आपको पूरी इन्वेस्टिगेशंस लेनी है, जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करवानी है कि आपका वहाँ पे जियोलॉजी कैसी है, कोई थ्रस्ट तो नहीं है या और स्लोप आपके स्टेबल हैं, वहाँ की उनकी वल्नरेबिलिटी क्या है। तो इस तरह से अगर आप थोड़ों में सामंजस्य बनाएंगे तो डेवलपमेंट भी आपकी होगी और एनवायरनमेंट को भी आप कंजर्व करेंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर डेवलपमेंट ज़रूरी है किसी क्षेत्र को आगे बढ़ने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए विकास बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ साथ पर्यावरण का जो संरक्षण है वो भी एक तरह से हमारी ही जिम्मेदारी है, आम लोगों की जिम्मेदारी है, और सरकार के जो प्रयास इसके लिए होते हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, ये एक बड़ा समाधान पर्यावरण संरक्षण को लेकर हो सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रंधावा, आप इस कार्यक्रम में आए, अपनी तमाम जो जानकारी हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा की, और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में, मानसून के बदलते दौर के बारे में बहुत ही बारीक और बहुत ही सटीक जानकारी इस प्रोग्राम के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए मिली होगी। आज के इस प्रोग्राम में, आज की बात में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।